हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने जा रहे हैं कि तत्वों के पहले जो 18 तत्व हैं उनकी परमाणुिक संरचना किस तरीके से है, और ये हमें क्या है तत्व जो हैं वो आयनिक यौगिक कैसे बनाते हैं उसको समझने में हमारी हेल्प करेगी। तो इन तत्वों की थोड़ी सी व्यवस्था को हमें देखना चाहिए और यहाँ से हमें संयोजकता की अवधारणा का भी पता चलेगा। सबसे पहले देखिए, हाइड्रोजन जो है आपको बता दिया गया पिछली वीडियो में, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसमें एक ही प्रोटॉन होता है। तो ये जो डॉट है ये इसकी नाभिक को बता रहा है, और ये जो इसका पहला कोश है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसके बाद आइए लिथियम पे। ठीक है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम पे चले जाते हैं 2 नंबर पे, यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये इसके अंदर ये इसकी नाभिक रही बीच में, और ये इसका पहला कोश जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर पे आता है लिथियम। तो पहले कोश में अब 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पहला कोश जो है यानी के कोश यानी पहला कोश, उसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, क्योंकि लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। इसलिए इसका जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो क्या है दूसरे कक्षा में भरा जाएगा। ठीक है, तो इसका दूसरा कक्षा हमने बनाया, उसमें ये इलेक्ट्रॉन भरा गया। उसके बाद बेरिलियम में 4 होते हैं, तो पहले में तो 2 ही रह सकते हैं, तो दूसरे में 2 भर दिए। अब ये जो दूसरा कोश हमने बनाया, इसके अंदर अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन हम इसमें भर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए बेरिलियम 4 नंबर पे आता है, तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी दूसरे कोश में भी 2 इलेक्ट्रॉन। बोरान जो है 5 नंबर पे आता है, पहले में 2 और दूसरे में कितने हो गए? 3। ठीक है, ऐसे ही कार्बन में देखिए पहले में 2 और फिर आगे 4 हो गए, क्योंकि 6 नंबर पे आता है। नाइट्रोजन 7 नंबर पे, तो पहले में 2 और यहाँ पे 5 भर दिए, क्योंकि यहाँ पे 8 रह सकते हैं, तो 5 भरने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे 6 हो गए ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, उसके लिए उसके बाद क्या है फ्लोरीन के लिए हमारे पास कितने हो गए? 7, और नियोन के लिए ये अष्टक जो है इसका पूरा हो गया। अब जब भी इसका अष्टक पूरा हो जाता है किसी परमाणु का, ठीक है, यदि जैसे आप देखिए हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, अब और कोई कोश है ही नहीं, इसके अंदर 2 ही अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ये जो परमाणु है ये क्या है? एकल परमाणु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एकल परमाणु, यानी ये स्वतंत्र रह सकता है। He जो है ये स्वतंत्र परमाणु हमें मिल सकता है। उसके बाद हमारे पास आता है नियोन। तो नियोन जो है ये आप देखिए, ये जो है इसकी संयोजकता आप कह देते हो 0 होगी। संयोजकता क्या होती है? किसी भी परमाणु को अपना बाह्यतम कोश या अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं वही उसकी क्या है? संयोजकता है। यदि जैसे आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आप देखो इसके अंदर बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है? एक और इलेक्ट्रॉन किसी और अन्य परमाणु से ग्रहण कर लेता है। ठीक है, इसके कारण इसके ऊपर क्या है? माइनस का चार्ज आ जाता है, यानी ये F-1 बनाता है। ठीक है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए ये क्या बनाता है? O-2 बनाता है। क्या बनाता है? O-2। ठीक है भाई, इस तरीके से इसमें नाइट्रोजन को देखिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो N-3 बनाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या है हम परमाणु की संयोजकता चेक करते हैं। इसकी संयोजकता ऑक्सीजन की कितनी हुई? 2, क्योंकि इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको कितने? 1 चाहिए, तो फ्लोरीन की संयोजकता कितनी हुई? 1। ठीक है, इस तरीके से हमें संयोजकता के बारे में पता चला कि संयोजकता क्या है? इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या है जिससे क्या है परमाणु स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या फिर त्यागता है। त्याग भी सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए सोडियम के लिए, सोडियम 11 नंबर पे आता है, यानी 11 नंबर इसका परमाणु क्रमांक होता है। पहले में 2 भर दिए, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए, इस वाले में 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए, आप देख सकते हो, काउंट कर लेना। उसके बाद 8 और 2 10 हो गए, तो 1 इलेक्ट्रॉन तीसरे कक्षा में भरा जाएगा, क्योंकि दूसरे में 8 ही रह सकते हैं। अब तीसरे में हम क्या 8 तक भरेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम भर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये इसका बाह्यतम कोश हो गया। अब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं इसको, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, लेकिन ये 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागना ज़्यादा पसंद करता है। ठीक है भाई, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, इसलिए इसकी संयोजकता भी कितनी हुई? 1 हुई। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद मैग्नीशियम में क्या है? 12 नंबर पर आता है, पहले में 2, फिर 8, फिर क्या है 2, लास्ट वाले में 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागना पसंद करेगा। इस तरीके से एल्यूमिनियम देखिए 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। सिलिकॉन है, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अब क्लोरीन में देखिए, क्लोरीन जो है 17 नंबर पे आता है। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने? 8 और 2 10 हो गए, तो लास्ट वाले में कितने? 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब इसको 7 इलेक्ट्रॉन ये त्यागेगा नहीं, ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, इसलिए ये क्या है? ऋणायन बनाएगा। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं तो ऋणायन बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तो क्या बनते हैं? धनायन बनते हैं। यानी सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो ये क्या बनाएगा? धनायन बनाएगा। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये सारे क्या? धनायन बनाएंगे। लेकिन क्लोरीन है,
ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ग्रहण करने के कारण क्या बन जाएगा, ये ऋणायन बनेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी। उसके बाद आर्गन देखिए, आर्गन पहले कुछ में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आगे 8, 8 और 2 10 हो गया, 18 नंबर पे आता है, फिर आगे लास्ट वाले में 8। ठीक है, तो इसकी संयोजकता कितनी हुई, 0, यानी न तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहेगा, न ही ग्रहण करना चाहेगा। इसका अष्टक जो है, बाह्यतम कोश जो है वो क्या है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। तो इस तरीके से हमें क्या है, थोड़ा बहुत इसकी स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए। बाकी ये पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, आपको बना के बतानी नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत हो सकता है संयोजकता वगैरह पूछ ली जाए, तो वो थोड़ा बहुत आपको ध्यान रहना चाहिए। तो चलिए हम नेक्स्ट हम देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हमें क्या है, फॉर्मूले जो आपके अणुसूत्र पूछे जाते हैं, किसी भी यौगिकों के अणुसूत्र लिखना हमें बहुत ज़रूरी है, आना चाहिए। पेपर में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो पिछले रीट एग्ज़ाम में पूछा गया, अभी जो रीट 2021 का एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र पूछा गया। ठीक है, तो ये रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, किस तरीके से बनते हैं, उसके लिए हमें क्या है, थोड़ा देखना पड़ेगा इस सारणी को। ठीक है, इस सारणी को हमें याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, कुछ आयन्स के नाम दे रखे हैं और फिर उनके संकेत भी दे रखे हैं। उसके बाद अधात्विक तत्व भी दे रखे हैं, उनके भी संकेत दे रखे हैं, और बहुपरमाणुक आयन और उनके भी संकेत दे रखे हैं। यदि ये हमें टेबल याद है, ये किसी भी तरीके से हमें याद करनी पड़ेगी, और यदि ये हमें टेबल याद है तो फिर हम कोई भी रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं। जो हमारे पेपर में आएगा वो हम फॉर्मूले आसानी से बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि वो लगभग क्या है, इसी सारणी से पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा, इसके लिए आपको संयोजकता याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसलिए इसके ऊपर Na+, यानी ये धनायन बनाएगा, और इसके ऊपर 1+ लगा है तो मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा है। ठीक है, पोटेशियम जो है इसके ऊपर K+, यानी ये भी 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। सिल्वर का प्रतीक होता है Ag। ठीक है, अर्जेंटम इसे कहते हैं, और इसके ऊपर भी प्लस होता है। कॉपर दरअसल 2 तरह की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसको कॉपर फर्स्ट के नाम से जानते हैं, जिसके ऊपर क्या है, 1 धनावेश होता है, यानी ये Cu+ बनाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम बात करें तो आगे आ जाता है हमारे पास, जिसके ऊपर जो परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। ठीक है, यानी मैग्नीशियम है Mg+2 बनाता है, कैल्शियम है Ca+2 बनाता है, जिंक है Zn+2 बनाता है। उसके बाद आयरन सेकंड भी होता है। ठीक है, ये Fe+2, ठीक है, Fe से फेरिक, ठीक है, फेरिक या फेरिस कह देते हैं, तो ये 2+ बनाता है। और कॉपर जो है सेकंड, जैसे मैंने आपको बताया था, कॉपर फर्स्ट यानी 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, और कॉपर सेकंड जो है वो क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और +2 बनाएगा, +2 आयन बनाएगा, कॉपर 2+ आयन बनाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमें थोड़ा और ध्यान रख लेना है, एल्यूमिनियम जो है Al3 बनाएगा, Al3+। ठीक है, और आयरन जो है वो एक तो हमें क्या मिलता है, सेकंड के रूप में आयरन सेकंड। ठीक है, और एक हमें मिलता है आयरन थर्ड। ठीक है, Fe+3। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी। उसके बाद इधर आते हैं हम, तो यहाँ पे आप देखिए हाइड्रोजन H+ आपको याद रखना है। हाइड्राइड पूछे तो H- होता है, और क्लोराइड पूछे Cl-, ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड जो है I-। ठीक है, और ऑक्साइड O2-, और सल्फाइड S2-, और नाइट्राइड जो है वो N3-। ठीक है भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अमोनियम जो है NH4+, और हाइड्रोक्साइड OH-, और नाइट्रेट NO3, और इसके ऊपर एक माइनस आता है। और हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3- आएगा इसके ऊपर, कार्बोनेट CO3-2। ठीक है, और सल्फाइट, ये सल्फाइट है, ये सल्फेट है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट था, ये अकेला कार्बोनेट है, तो ये सारणी आपको अच्छे से याद करनी है। सल्फाइट SO3-2 या 2- आप कह सकते हो, सल्फेट SO4-2-। ठीक है, और फास्फेट जो है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, PO4 और -3। ठीक है, तो ये फॉर्मूले, ये जो प्रतीक हैं, इसको आप अधात्विक तत्वों के प्रतीक कह सकते हो, संकेत कह सकते हो, कि ये आपको क्या है, आयंस वगैरह सारे याद होने चाहिए। ठीक है, यदि ये आयंस आपको याद हैं तो कोई भी फॉर्मूला आएगा हमारे सामने वो हम आसानी से बना पाएंगे। हमारे पेपर में जो पूछे जाने वाले फॉर्मूले हैं वो हम आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, बाकी और भी रासायनिक सूत्र होते हैं, उनको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी 9th 10th की बुक में यहीं तक हमें पढ़ने हैं फॉर्मूले। लगभग आपको क्या है, 20 तक तत्वों की उनकी संयोजकताएं वगैरह अच्छे से याद होनी चाहिए, ताकि हम जब उनके रासायनिक सूत्र लिखें तो हमें आसानी हो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके जो फॉर्मूलेज हैं वो कैसे बनाएंगे, हम रासायनिक सूत्र कैसे लिखेंगे, उनके बारे में हम देखते हैं। चलिए भाई, अब हम देखते हैं
कि यहाँ पे पहला हमने फॉर्मूला लिख लिया है कि हाइड्रोजन क्लोराइड हम कैसे बनाएंगे। ठीक है भाई, हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो कैसे बनेगी ये आप देखिएगा, इसका फॉर्मूला रासायनिक सूत्र कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हमें हाइड्रोजन दिख रहा है और हाइड्रोजन के ऊपर एक प्लस होता है, मतलब इसकी संयोजकता जो है वो कितनी होती है, एक होती है। ठीक है, उसके बाद क्लोराइड देखें हम तो क्लोराइड के ऊपर Cl माइनस होता है, तो एक यहाँ पे प्लस का आयन होगा, एक माइनस का आयन होगा। सामान्यतः जो पहले है वो क्या है, प्लस वाला आयन होता है, दूसरा जो है माइनस वाला होता है। ठीक है, तो क्लोराइड के ऊपर भी एक माइनस है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इन तत्वों के हाइड्रोजन का प्रतीक लिखेंगे। हाइड्रोजन को H से लिखते हैं, क्लोराइड को Cl से लिखते हैं। ठीक है, इसके ऊपर संयोजकता जो है वो कितनी होती है, +1 होती है, इसके ऊपर -1। ठीक है, या फिर आवेश आप लिख सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर आवेश जो है वो कितना होता है, आवेश जो है +1 और इसके ऊपर क्या है, -1 होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप इसमें हमें क्या करना होता है, नीचे हमें क्या करना है, इसके फॉर्मूला बिल्कुल HCl इस तरीके से लिख देना है। और यहाँ पे आप देखो ये +1 है और ये -1 है, हमें क्या करना है, ये संयोजकता इसको दे देनी है, ये संयोजकता इसे Cl को दे देनी है। ठीक है, अब यानी ये जो 1 है ये इसके पैरों में चला जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ये जो 1 है ये इसके पैरों में चला जाएगा। और जब 1 आता है तो हमें 1 यहाँ पे 1 लगाने की जरूरत नहीं रहती, यहाँ पे 1 लगाने की जरूरत नहीं रहती। 1 के सिवा 2, 3, 4 आए तो वो हमें लगाना पड़ता है। इसका फॉर्मूला क्या बन गया, HCl। ठीक है, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बना, HCl। ठीक है भाई, उसके बाद देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए H+ पहले ही मैंने आपको बता दिया, और दूसरा है हमारे पास सल्फाइड। तो सल्फाइड आयन हम ढूंढते हैं कहाँ पे है, ये सल्फाइड आयन S2-। ठीक है, यानी इसके ऊपर -2 आवेश होता है। तो हाइड्रोजन के लिए हमने प्रतीक लिखा सबसे पहले, आप यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला हम बना रहे हैं। हाइड्रोजन के लिए हमने H लिखा, प्रतीक इसका लिखा। सल्फाइड का हमें प्रतीक S पता है। ठीक है, इसका आवेश +1 होता है और इसके ऊपर -2। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो आपको फॉर्मूला बनाना आसानी समझ में आएगा। ये 2 आवेश H के पास चला जाएगा और ये 1 आवेश जो है वो S के पास चला जाएगा। तो यहाँ पे H और S लिखेंगे, H और S लिख दिया। अब ये 2 इसके पैरों में जाके लग जाएगा। ठीक है, H2, और यहाँ पे S, ये 1 इसके पैरों में लगेगा लेकिन 1 लगाते नहीं है। ठीक है, 1 के अलावा कोई वैल्यू आती है वो लगाते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, हाइड्रोजन सल्फाइड का H2S बन गया। यानी इसके कहने का मतलब ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है, यहाँ पे आप देखो ये सल्फाइड के ऊपर -2 आवेश है, तो हमें आवेश को ही बराबर करना होता है। ये एक H के ऊपर प्लस, हमें आवेश को क्या करना होता है, न्यूट्रल करना होता है, उदासीन करना होता है। तो यहाँ पे आप देखो माइनस वाले तो 2 हैं लेकिन प्लस वाले कितने हैं, 1। तो 1 प्लस हमें और चाहिए, मतलब 1 हाइड्रोजन और चाहिए होगा, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन हमने कितने ले लिए, 2 ले लिए। ठीक है, तो एक यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है जिसके ऊपर +1 है, एक और हाइड्रोजन लेंगे तो उसके ऊपर भी +1 होगा। तो जिस तरीके से ये +2, ये +2 बन जाएगा और ये -2, ये कट के 0, यानी ये न्यूट्रल बन जाएगा। ठीक है, उदासीन हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे H के पैरों में 2 आता है। या वैसे आप सीधा भी इस तरीके से भी आप इसे फॉर्मूले लिखना सीख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको ये वाली जो टेबल है वो आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना फॉर्मूले आप नहीं बना पाओगे। ठीक है, रासायनिक सूत्र नहीं लिख पाओगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है भाई, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब देखिए भाई, सबसे पहले हम लिखते हैं कार्बन। कार्बन यहाँ पे आप देखिएगा कहाँ पे आ रहा है, कार्बन आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो कार्बन यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है भाई, कार्बन इस सारणी के अंदर नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा कि ये कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला कैसे बनेगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कार्बन जो है कार्बन को हमें लिखना पड़ेगा। कार्बन का प्रतीक क्या होता है, C, और क्लोराइड का प्रतीक क्या होता है, Cl। ठीक है, अब देखिए कार्बन की हमें संयोजकता पता होना चाहिए। कार्बन की संयोजकता जो है वो कितनी होती है, 4 होती है, +4। ठीक है, +4 कार्बन की संयोजकता +4, और क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है, क्लोराइड आयन की संयोजकता कितनी होती है, -1। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए इसकी संयोजकता -1 है, इसकी संयोजकता कितनी है, +4। ठीक है भाई, या फिर इसकी संयोजकता आप 4 कह सकते हो, इसकी संयोजकता जो है 1 कह सकते हो, क्योंकि संयोजकता में क्या है, प्लस माइनस कुछ नहीं लगाते हम। संयोजकता में हम सीधा ही लिख देते हैं कि इसकी संयोजकता जो है 4 है, इसकी संयोजकता जो है वो 1 है। अब हमें क्या करना है, ये जो 1 है ये 1 इधर जाएगा, तो ये पहले C लिख लिया और फिर आगे C और फिर L। ठीक है, यानी अब देखो ये 1 इधर जाएगा और ये 4 इधर जाएगा, तो ये 4 इधर जाएगा तो ये इधर इसके पैरों में आ जाएगा। ठीक है भाई, तो CCl4 ये किसका फॉर्मूला बन गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और वैसे भी आपको ध्यान रखना है, टेट्रा शब्द जो है वो 4 के लिए आता है, 1 के लिए क्या आता है, मोनो, 1 के लिए मोनो शब्द आता है, 2 के लिए डाई शब्द आता है, 3 के लिए ट्राई शब्द आता है और 4 के लिए टेट्रा शब्द आता है। ठीक है, ये बात आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। CCl4 इसका रासायनिक सूत्र बन गया। उसके बाद देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड है,
तो मैग्नीशियम के लिए जल्दी से बना देते हैं हमें Mg, और क्लोराइड के लिए Cl, ठीक है। इसके ऊपर कितना आवेश +2, इसके ऊपर -1, ठीक है। अब देखिए ये इधर आवेश जाएगा, ये इधर जाएगा, तो पहले इसके जो है MgCl लिख लिया हमने। अब देखिए ये 2 आवेश इधर चला गया, 2 इसके पैरों में आ जाएगा, एक इधर Mg के पैरों में गया जो लगाना नहीं है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, MgCl2, ठीक है। तो उम्मीद है ये फॉर्मूला आपको बनाना समझ में आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। एल्युमिनियम का प्रतीक लिखेंगे Al, ऑक्सीजन का प्रतीक लिखेंगे O, ठीक है भाई, ऑक्सीजन का प्रतीक O लिख दिया हमने। उसके बाद एल्युमिनियम के ऊपर संयोजकता +3 और इसके ऊपर संयोजकता जो है वो कितनी होती है -2, ठीक है। तो ये संयोजकता इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, ठीक है। संयोजकता कह सकते हो, आवेश कह सकते हो। तो ये आ जाएगा Al और यहाँ पे आ जाएगा O, तो ये 2 उधर चला गया और ये 3 इसके पैरों में चला जाएगा, तो Al2O3 इसका फॉर्मूला बन गया, ठीक है भाई। उम्मीद है ये भी आपको बनाना आसानी से समझ में आ गया होगा। उसके बाद है हमारे पास सोडियम नाइट्रेट, ठीक है भाई, सोडियम नाइट्रेट। तो आप यहाँ पे देखिए सोडियम का प्रतीक आप उस सारणी से देख लीजिएगा Na, और नाइट्रेट NO3 होता है, ठीक है भाई। और यहाँ पे आप देखो सोडियम के ऊपर +1 आवेश और इसके ऊपर क्या है, नाइट्रेट के ऊपर -1 आवेश, ठीक है भाई। ये आपको आवेश वगैरह वहाँ से सारणी से मिल जाएंगे, तो वो आपको याद होने चाहिए। अब सोडियम जो है इसको हमने Na लिखा और फिर क्या आ रहा है NO3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 1 है तो 1 1 लगाते ही नहीं, वैसे NaNO3 इसका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इस तरीके से हमें याद रखना है। अब देखिए रीट 2022-21 के अंदर पूछा गया प्रश्न जो है वो एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो एल्यूमिनियम के लिए हम क्या लिखते हैं Al, और सल्फेट आयन का हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला SO4, ठीक है। एल्यूमिनियम का जो होता है +3 और सल्फेट आयन के ऊपर आवेश होता है -2, ठीक है। तो ये आवेश इधर जाएगा, ये आवेश इधर आएगा, तो ये देखिए Al और SO4। अब यहाँ पे आप देखिए ये 2 ये एल्यूमिनियम के पैरों में चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये जो सल्फेट आयन है इसके पैरों में 3 जाएगा। अब यहाँ पे इसके साथ में 3 नहीं लिखना, पहले इसको ब्रैकेट में बंद कीजिए और फिर यहाँ पे 3 लगाइए, ठीक है। तो ये Al2SO4 3 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम एक और फार्मूला बना लेते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला देखिए, इसका प्रतीक Na और कार्बोनेट का होता है CO3, ठीक है। इसके ऊपर आवेश जो है +1 होता है, इसके ऊपर -2 होता है, ठीक है भाई। तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा NaCO3। अब ये 2 इधर गया तो ये आ गया 2 यहाँ पे, ठीक है। तो Na2CO3 ये क्या किसका फॉर्मूला है, सोडियम कार्बोनेट का। तो इस तरीके से हमें क्या है सारे फॉर्मूले जो हैं बनाने आने चाहिए। अभी आपको क्या है कम्युनिटी टैब में 1-2 क्वेश्चन देंगे जिसका फॉर्मूला आपको लिखना है, ठीक है भाई, जिसका फॉर्मूला आपको ढूंढना है। तो इस तरीके से क्या है हमें रासायनिक सूत्र लिखने आने चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है भाई। तो क्योंकि रासायनिक सूत्र ही क्या है पूरी केमिस्ट्री का आधार है, ठीक है, तो इसलिए हमें ये फॉर्मूले बनाने आने ही चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम तत्व, यौगिक और मिश्रण, ठीक है, में से पढ़ेंगे मिश्रण को, किस तरीके से मिश्रण के अवयवों को पृथक किया जाता है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। तत्व क्या था, मूल कण जिसमें परमाणु होता है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कॉपर है, जिंक है, ये सारे क्या है तत्व कहलाते हैं। यौगिक क्या है, इसमें मूल कण जो है अणु होता है, जैसे H2O, NaCl, कॉपर सल्फेट और जिंक क्लोराइड, ठीक है, ये सारे जो है वो यौगिक कहलाते हैं। और इसके बाद मिश्रण में आप याद रखोगे कि इसमें जो तत्व या फिर तत्व के साथ जब तत्व मिलता है या फिर यौगिक के साथ यौगिक मिलता है तब क्या बनता है, मिश्रण बनता है। तत्व के साथ तत्व मिलने से या फिर यौगिक के साथ यौगिक को मिलाते हैं जब, तो हमें क्या प्राप्त होता है, मिश्रण। इसमें तत्व के साथ यौगिक को भी मिश्रित किया जा सकता है, तब भी हमें क्या है मिश्रण ही मिलेगा। जैसे नमक और जल का मिश्रण, शरबत है, वायु है, पीतल है, सोडा वाटर है, ये सारे जो हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, मिश्रण होते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं, सुमांग और विषमांग। इसके बारे में हमने डिटेल चर्चा पिछली वीडियो में कर ली थी। अब हम पढ़ते हैं इनका पृथक्करण कैसे किया जाए, मिश्रण के अवयवों को हम पृथक कैसे करेंगे, ठीक है भाई, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि मिश्रण के अवयवों को पृथक करने की विधियाँ, ठीक है। तो सबसे पहली विधि है निथारना। पदार्थों के घनत्व की भिन्नता के आधार पर जब 2 पदार्थों को मिक्स किया जाता है, मिश्रण बनाया जाता है, तो उसमें क्या है, यदि उन पदार्थों का घनत्व में अंतर है, ठीक है, तो फिर क्या है हम उसे निथारना विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। जैसे चावल दाल में अन्य कण, ठीक है, जैसे चावल दाल में अन्य कण होते हैं तो उनको हम क्या है निथार करके पानी के अंदर डाल करके जो शुद्ध चावल है वो तो नीचे बैठ जाएगा, लेकिन जो दाल वगैरह खराब हैं कुछ कण तो वो ऊपर जल के ऊपर तैरने लगते हैं, ठीक है।
तो उस तरीके से हम उसे क्या है निथारना विधि से अलग कर सकते हैं। या फिर रेत और बालू के मिश्रण को भी अलग किया जा सकता है। और पानी व तेल, ठीक है, जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं तब इनको भी निथारना विधि से हम पृथक कर सकते हैं, पानी और तेल को। ठीक है, कुछ देर तक हम शांत छोड़ देंगे तो तेल जो है उसका घनत्व जल से घनत्व से कम होने के कारण वो ऊपरी सतह पे आ जाएगा। इसे हम कीप पृथक्करण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कीप पृथक्करण। कीप पृथक्करण। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास छानना। जब बहुत ज़्यादा गंदला पानी होता है तो उसको हम किसी कपड़े से, किसी छलनी से छान करके भी अलग कर सकते हैं। जैसे रेत और जल है, रेत बहुत ज़्यादा मात्रा में मिली हुई है तो हम रेत को छान करके भी अलग कर सकते हैं। इसे फिल्टर विधि भी कहते हैं। ठीक है, फिल्टर करना यानी छानना। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो विधियाँ तो बिल्कुल आसान हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वाष्पीकरण और उदरोपातन। ठीक है भाई, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वाष्पीकरण क्या होता है। वाष्पीकरण क्या होता है? द्रव का वाष्प में बदलना। ठीक है, द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। जैसे खारे पानी से नमक प्राप्त करना, तो खारे पानी से नमक प्राप्त करते हो तो हम क्या करते हैं, खारे पानी को यदि हम कई देर तक उबालते रहें तो पानी धीरे धीरे क्या है वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा और बाकी बच क्या जाएगा, नमक बच जाएगा। तो इस तरीके से खारे पानी से हम नमक प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, और उदरोपातन जो विधि है वो क्या है कि जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो सबसे पहले क्या होता है, जब हम सामान्यतः किसी भी ठोस को गर्म करते हैं तो वो पहले किस में चेंज होता है? द्रव में, और फिर क्या है गैस में चेंज होता है। पहले ठोस से क्या बनता है? द्रव बनता है, और फिर द्रव से क्या है गैस या वाष्प बनती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। उदरोपातन विधि ऐसी विधि है जिसके अंदर यदि हम किसी ठोस को गर्म करें, ठीक है, तो वो सीधे ही बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाए, ठोस से सीधे गैस में बदल जाए, उस विधि को हम क्या कहते हैं? उदरोपातन विधि कहते हैं। ठीक है, तो उदरोपातित पदार्थ आपको याद रखने हैं। एक तो कपूर होता है, ठीक है, यहाँ पे आपको नीचे लिखा हुआ मिल गया। आयोडीन है, नेफ्थलीन है, नौसादर है, कैम्फर है, बेंजोइक अम्ल है और ड्राई आइस है। ये सारे के सारे क्या हैं? उदरोपातन पदार्थ हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सारे पदार्थों के आपको नाम अच्छे से याद होने चाहिए। पूछा जा सकता है कि निम्न में से उदरोपातन गुण प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कौन सा है। ठीक है, तो ये आपको 5-6 नाम जो हैं वो आपको याद होने चाहिए। ड्राई आइस जो है उसको हम क्या कहते हैं? ठोस CO2 भी कहते हैं। ठोस CO2 को ही ड्राई आइस कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी। शुष्क बर्फ, ठीक है, ठोस CO2 को कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास आसवन। ठीक है, आसवन के बारे में पढ़ते हैं। दरअसल आसवन, देखिए आसवन क्या होता है कि जब भी किसी भी हम द्रव पदार्थ को पहले गर्म करते हैं, गर्म करके उसको वाष्प में बदलते हैं, फिर उसी वाष्प को क्या है वापस से ठंडा किया जाता है तो वो शुद्ध द्रव हमें प्राप्त हो जाता है। पहले क्या है कि मिश्रण होता है, तो मिश्रण वाले पदार्थ को हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। गर्म करने से हमें क्या है वाष्प प्राप्त होती है, और वाष्प को जब हम वापस ठंडा करते हैं तो हमें शुद्ध वो द्रव पदार्थ प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? आसवन विधि कहते हैं। कि जल का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है? तो जो हमें वर्षा से या कहीं से भी हमें प्राप्त होने वाला जल है उसको क्या है जब हम शुद्ध कर लेते हैं, ठीक है, तो शुद्ध जल को ही हम क्या कहते हैं? आसुत जल कहते हैं। और ये प्रयोगशाला व औषधि निर्माण में काम आता है। प्रयोगशाला में भी ये बहुत काम आता है और औषधियों के निर्माण में भी ये बहुत ज़्यादा काम में लिया जाता है। उसके बाद ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो है आसुत जल जो है वो किस किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इसे हम 4 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। पहला तो साधारण आसवन से, दूसरा प्रभाजी आसवन से, तीसरा भाप बना करके, और चौथा जो है वो विलायक निष्कर्षण से। ठीक है, इन चारों तरीकों से क्या है ये शुद्ध जल, आसुत जल प्राप्त किया जा सकता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं साधारण आसवन। ठीक है भाई, साधारण आसवन किस तरीके से काम करता है, साधारण आसवन होता क्या है। ठीक है भाई, तो साधारण आसवन जो है वो क्या होता है, ये इसमें क्या है वाष्पशील अशुद्धियों वाले द्रवों का पृथक्करण किया जाता है। इसके अंदर ऐसे द्रव पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो वाष्प के रूप में अशुद्धियाँ होती हैं, वाष्पशील अशुद्धियाँ, ठीक है भाई, में द्रवों का पृथक्करण इसके अंदर किया जाता है। यानी उससे जो अशुद्धियाँ हैं वो अलग हो जाती हैं और द्रव पदार्थ जो है वो अलग हो जाता है। उसके बाद दूसरी बात आपको इसमें ध्यान रखनी है कि साधारण आसवन और प्रभाजी आसवन में अंतर क्या है। तो यहाँ पे क्वथनांकों में अंतर जो है वो कितना होना चाहिए, 25 डिग्री से अधिक का अंतर होना चाहिए। 25 डिग्री सेल्सियस से या केल्विन से अधिक का अंतर होना चाहिए। किसके अंदर, साधारण आसवन के अंदर। जब भी हम पदार्थों को दो पदार्थों को यदि हम उसका पृथक्करण करना चाहते हैं तो उन दोनों पदार्थों में 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 25 डिग्री केल्विन भी आप कह सकते हो, तो उनमें क्या है अंतर जो है वो क्या होना चाहिए,
इससे ज़्यादा ही अंतर होना चाहिए। इससे कम अंतर है तो फिर हमें प्रभाजी आसवन विधि उपयोग में लानी पड़ेगी। और अब देखिए साधारण आसवन से किन किन पदार्थों को पृथक किया जाता है, तो एसीटोन व जल को किया जाता है। एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है, लगभग 56 डिग्री सेल्सियस, और जल का कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इनमें आप अंतर देखोगे तो 25 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है, इसलिए इस विधि को हम काम में लेते हैं साधारण आसवन। ठीक है, पेट्रोल व मिट्टी को भी इसी विधि से पृथक्करण किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रभाजी आसवन में क्या है, 25 डिग्री से कम का अंतर होना चाहिए, तब ऐसे पदार्थों को हम प्रभाजी आसवन विधि से अलग कर लेते हैं। जैसे एथिल अल्कोहल और जल का मिश्रण है, पेट्रोलियम प्रभाज है, और वायु व गैसों का मिश्रण है। ठीक है, यानी पेट्रोलियम उत्पाद कह सकते हो, पेट्रोलियम प्रभाज कह सकते हो। तो इन सभी का इनका क्या है, किस तरीके से इनको पृथक किया जाता है, प्रभाजी आसवन विधि से पृथक किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कि जब जल में अविलेय अशुद्धियाँ होती हैं, जब जल के अंदर अविलेय अशुद्धियाँ होती हैं तो इनको हम क्या करते हैं, तो हम जल को क्या है, जल को भाप के रूप में बदल लेते हैं। ठीक है, और उस भाप को वापस से क्या है ठंडा करके हम जल प्राप्त कर लेते हैं, और अवाष्पशील अशुद्धियाँ जो हैं वो उसी पात्र में शेष बच जाती हैं। तो ये भाप विधि कहलाती है। उसके बाद विलायक निष्कर्षण क्या होता है, जल में विलेय पदार्थों का शोधन किया जाता है। जल में जो विलेय पदार्थ होते हैं, जो पूरी तरह मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, उनका जो है वो किस तरीके से उनको हम अलग करते हैं, तो विलायक निष्कर्षण विधि से अलग करते हैं। ठीक है, ऐसे निष्कर्षों के साथ निष्कर्षित करते हैं जो जल के साथ मिश्रित न हों तथा पदार्थ उसमें सुगमता से घुल जाए। ठीक है, इसमें ये बात ध्यान रखनी होती है कि इसे ऐसे निष्कर्षों से हम निष्कर्षित करते हैं कि जो कि जल के साथ तो मिश्रित ना हो, लेकिन उस पदार्थ के साथ क्या मिश्रित हो जाए। ठीक है, तो जल में ना घुले, उस पदार्थ में घुल जाए, तो इसको हम कहते हैं विलायक निष्कर्षण। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास चुंबकीय पृथक्करण और विद्युत अपघटन। उसके बाद देखिए चुंबकीय पृथक्करण, ये आप सभी जानते हो कि मिट्टी और लोहे के अंदर, मिट्टी में यदि कोई लोहे के अंश मिले हुए हैं तो उनमें उनको हम किस तरीके से पृथक्करण कर सकते हैं, तो चुंबकीय पृथक्करण। ठीक है भाई, यानी एक चुंबक का एक बड़ा सा रोल होता है। ठीक है, इस तरीके का एक रोल यहाँ पे लगा होता है, एक रोल यहाँ पे, और इसके ऊपर क्या है, इस तरीके से पट्टा चढ़ाया होता है। ठीक है भाई, जो क्या है इस रोल के यहाँ पे घूमता रहता है। तो अब क्या होता है, पदार्थ में जो मिक्सचर पदार्थ है वो यहाँ पे डाला जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पे क्या है, ये चुंबकें लगी होती है, इसके ऊपर ये पट्टा घूमता रहता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, ये जो यहाँ पे आता है, जब ये पदार्थ घूम करके यहाँ पे आता है तो ये चुंबक वाला जो पदार्थ होता है ये तो इसके नज़दीक यहाँ पे गिर जाता है। ठीक है, और बाकी जो रेत वगैरह होती है वो आगे सीधी चली जाती है। ठीक है, आगे जाके दूर गिरती है, क्योंकि ये पट्टा ऐसे घूम रहा होता है। तो ये यहाँ पे क्या चुंबक लगी होती है, ये इस रोल के ऊपर यहाँ पे चुंबक लगी होती है। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर इस क्षेत्र में यहाँ पे चुंबक लगी होती है, और ये चुंबक के कारण चुंबकीय पदार्थ तो यहाँ पे गिर जाते हैं और बाकी सारे पदार्थ यहाँ पे आगे छिटक करके आगे चले जाते हैं। इस तरीके से क्या है, हम चुंबकीय पदार्थों को अलग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन में क्या होता है, अधिकांश धातुओं के शोधन में ये क्या है, विधि काम में ली जाती है। इसके अंदर क्या होता है, अशुद्ध धातु की, यानी इसके अंदर विद्युत अपघट्य है, यानी कोई भी जो हम पदार्थ ले रहे हैं, धातु का कोई भी, जिस भी धातु को हम पृथक्करण करना चाहते हैं, शुद्ध धातु प्राप्त करना चाहते हैं, उसके अंदर हम क्या, उस धातु का कोई ना कोई लवण लेते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि अधिकांश धातुओं के शोधन में ये काम आता है। अशुद्ध धातु की मोटी सिल्ली ली जाती है, जिसे एनोड पे रखा जाता है, जिसका एनोड बनाया जाता है, और शुद्ध धातु की पतली सिल्ली ली जाती है। ये अशुद्ध धातु का तो क्या बनाया जाता है, एनोड, और शुद्ध धातु की पतली सिल्ली का क्या बनाते हैं, कैथोड बनाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद विद्युत अपघट्य किसका बनाया जाता है, धातु का कोई भी लवण लेकर के हम क्या है, इसका विद्युत अपघट्य बनाते हैं। फिर उसमें क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एनोड से धातु कैथोड पर जमा हो जाती है। इससे क्या होता है, एनोड से जो धातु है वो कहाँ पे चली जाती है, कैथोड पर जमा हो जाती है, और एनोड में स्थित अशुद्धियाँ जो हैं वो धातु के अलग होने पर एनोड के नीचे जमा हो जाती हैं। अशुद्धियाँ कहाँ पे आके जमा होती हैं, एनोड के नीचे। तो इसे हम क्या कहते हैं, एनोड पंख कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोड पंख कहते हैं। ये बात आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है, एनोड पंख किसे कहते हैं। तो जब क्या है, एनोड में जो अशुद्धियाँ हैं वो एनोड के नीचे जाकर के जमा हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एनोड पंख कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑक्सीकरण और द्रवण। ऑक्सीकरण और द्रवण में हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऑक्सीकरण में क्या होता है, अशुद्धियों का ऑक्सीकरण किया जाता है। अशुद्धियों का जो ऑक्सीकरण है वो बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए यहाँ पे अशुद्धियों के ऑक्सीकरण द्वारा क्या किया जाता है, किसी पदार्थ को
मतलब अलग किया जाता है, ठीक है, मिश्रण को अलग किया जाता है, मिश्रण के अवयवों को अलग किया जाता है। यहाँ पे सी से पीबी का शुद्धिकरण इसी विधि से किया जाता है, ऑक्सीकरण विधि से इसका शुद्धिकरण करते हैं। उसके बाद द्रवण में क्या होता है, लेड, टिन आदि का शोधन किया जाता है, ये सारा द्रवण के अंतर्गत आता है। तो नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट है वर्ण लेखन विधि। वर्ण लेखन विधि को हम क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। तो ये विधि क्या है, ये किस सिद्धांत पे क्या काम करती है, तो इसका सिद्धांत जो है मिश्रण के विभिन्न घटकों का अधिशोषण जो है अधिशोषकों द्वारा भिन्न भिन्न रूपों में होता है, ठीक है। यानी मिश्रण के अंदर जो भी अधिशोषक उनके अंदर जो भी पदार्थ हैं उनका यदि हम अधिशोषण करवाएं तो वो भिन्न अधिशोषकों द्वारा क्या है, भिन्न भिन्न रूपों में होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद कॉलम या आयन विनिमय क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग भी किया जाता है। इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, कॉलम या फिर आयन विनिमय क्रोमेटोग्राफी का भी उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म मात्रा में अशुद्धियों का पृथक्करण हेतु उपयोगी है। बहुत जब कम मात्रा में अशुद्धि हो तो इस विधि से हम उसका पृथक्करण कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आप, जैसे स्याही में बहुत सारे, मान लीजिए कोई भी इंक है उसके अंदर बहुत सारे क्या है, रंग कलर जो है मिक्स हैं, तो हम उन सभी रंगों को अलग अलग कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कोई भी जल लिया गया, जल जो है वो सबसे अच्छा अधिशोषक है, इसलिए हम जल का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे जल। और यहाँ पे क्या है, क्रोमेटोग्राफी होती है, यहाँ पे ये क्रोमेट्रो पेपर होता है, क्रोमेटोग्राफी पेपर। इस पर हम क्या करते हैं, उस स्याही की एक बूंद लगा देते हैं, ठीक है, एक बूंद हमने यहाँ पे मान लीजिए लगा दी। अब हम क्या करते हैं, इसको इस वाले पेज को पहले बाहर रखा जाता है, ये स्याही का बिंदु जो है इस जल के अंदर डूबना नहीं चाहिए, ये बाहर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये नीचे का हिस्सा, ये वाला नीचे का हिस्सा थोड़ा सा जल से स्पर्श करवाते हैं, ठीक है, और इसे जल से यहाँ पे टांग देते हैं। यहाँ पे स्टैंड होता है, एक स्टैंड के जरिए इसे टांग देते हैं जो जल को थोड़ा सा स्पर्श करता रहे। अब जल क्या करेगा, धीरे धीरे ऊपर की दिशा में बढ़ना स्टार्ट करेगा, और जल जो है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ेगा। जब ये स्याही के पास जाएगा तो स्याही को भी इसके अंदर, स्याही जो है इसके अंदर विलय हो जाएगी, घुल जाएगी, और फिर ये स्याही भी ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट होगी। अब इसके बाद ये जो रंग है वो क्या है, उनका स्तर जो है वो अलग अलग यहाँ पे दिखने लगेगा। कोई रंग तो ज़्यादा ऊपर चढ़ जाएगा, कोई रंग नीचे तक ही रुक रहा होगा, कोई रंग उसके ऊपर शिखर तक पहुँच रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से सारे रंग जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है भाई। तो इसको हम कहते हैं वर्णलेखन विधि या फिर क्रोमेटोग्राफी विधि, ठीक है। उसके बाद आता है अपकेंद्रण। अपकेंद्रण विधि जैसे दूध से दही बनाना, उसमें काम आती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक बिलौनी होती है जिसके द्वारा हम दूध को बिलोते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है, दूध से दही का निर्माण होता है, या फिर दूध से हम क्रीम पृथक्करण कर रहे हैं तो उसमें भी अपकेंद्रण विधि का उपयोग किया जाता है। और वॉशिंग मशीन में भी जो कपड़ों की धुलाई होती है वो भी क्या है, गोल गोल घूमने की वजह से, जैसे बिलौनी घूमती है दूध से जब हम दही बना रहे होते हैं, ठीक है, दूध को मथ रहे होते हैं, दूध को मथना, ठीक है, आपने घरों में देखा होगा, तो उस विधि को हम क्या कहते हैं, अपकेंद्रण विधि कहते हैं। तो ये इसके 3 एग्जाम्पल आप मुख्य तौर पे याद रखोगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रासायनिक समीकरण क्या होती है, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आपको बता दें कि इस YouTube चैनल पे आपको रीट 2022 के लिए साइकोलॉजी और साइंस और मैथ्स की क्लासेज जो है लेवल 2 के लिए वो निःशुल्क अपलोड की जा रही हैं। आप इसका लाभ उठा सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि हमारे जो नए वाले वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।